नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो आज आपके 23 अगस्त को पहली पारी में कंडक्ट हुआ है। जीके जीएस के जो टोटल 38 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एकदम व्याख्या सहित सटीक आंसर आपको बताने वाला है। तो जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना इन 38 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं, और संभावित आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है तो यहाँ से आपको अन्य संभावित सवालों का भी पता चल जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो ये जो पूरा पेपर है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराया गया है। 150 क्वेश्चन से आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लेना। और इस पेपर में आप देखेंगे जीके जीएस का पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे से यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 113 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपका जीके का पोर्शन 113 से 150 तक टोटल 38 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आपने समय रहते सारे सवाल को अटेम्प्ट कर दिया, मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। यदि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी और उसमें भी प्रैक्टिस में कमी है, मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया है। जो कैंडिडेट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो और एग्जाम में सवाल आते हुए गलत कर देते हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इस हेतु आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना है। आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ पर पास प्रो में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं, जो भी एग्जाम है, चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आप स्टेट पुलिस की कर रहे हो, अदर टीचिंग एग्जाम की कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के आपको पेपर एज ए मॉक टेस्ट में मिलेंगे। उनका बेहतर ढंग से स्मार्ट तरीके से एनालिसिस रहेगा। और पहली बार आप मॉक दे रहे हो तो वाकई में आप वहाँ पर ट्राई करेंगे तो अपने आप में आप कुछ ही दिनों में यदि लगातार 20 से 30 मॉक देते तो काफ़ी अच्छा सुधार आ जाएगा। 50% तैयारी मॉक टेस्ट से। अब कैसे टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डेमो वीडियो आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। आने वाले 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आएगा ना, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मिल जाएंगे। उनका आपको मॉक टेस्ट देके एनालिसिस करना है। अपनी कमियों को सुधारते हुए तैयारी करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। बिना टाइम गंवाए सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया जीके जीएस का पहला, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे आप। द स्कारलेट लेटर, ये पुस्तक किसकी है? स्कारलेट लेटर, इसके ऑथर है दोस्तों अमेरिकन ऑथर नथानियल हॉथॉर्न। नथानियल हॉथॉर्न है ऑथर स्कारलेट लेटर के। तो ये एक टफ सवाल था, विदेशी पुस्तक थी, तो आप सभी ने मैक्सिमम कैंडिडेट ने इसको गलती किया होगा। अगला सवाल यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। सवाल पूछा है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा है। तो स्टिक्स नामक जो फीचर यहाँ पर एक फैसिलिटी ऐड की गई है वो किस प्लेटफॉर्म पर की गई है? स्नैपचैट पर की गई है। साथ ही साथ स्टिक्ट फैसिलिटी है ये टिकटॉक पर भी है, जो इंडिया में बैन है। टिकटॉक में स्टिक्स है और इसमें टिकटॉक ऑप्शन नहीं, स्नैपचैट है। तो स्नैपचैट में भी स्टिक्स नामक सुविधा है। यदि आप किसी यूजर के साथ 2-3 दिन से लगातार इंटरेक्शन, बातचीत, चैटिंग कर रहे हो, उस केस में एक अलग से पेज आ जाएगा और पॉपअप शो होगा कि इनके साथ आपकी बातचीत ज़्यादा होती है। तो ये स्टिक फैसिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल पूछा है पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल क्या है? पल्लव राजवंश। तो पल्लव राजवंश की राजधानी है कांचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम। तंजावुर किसकी कैपिटल है? चोल डायनेस्टी की। और नेक्स्ट बात करें पांडे डायनेस्टी, उनकी राजधानी थी मदुरई। मैसूर वाडियार वंश की राजधानी। ठीक है। अगला एक सवाल पूछा गया है वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? एफएसबी विकल्प 4 में दे रखा है ना, वही करता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। एफएसबी वित्तीय स्थिरता बोर्ड है, 2009 में गठित हुई। इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है और ये करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। जो इनके मेंबर कंट्री है G20 वगैरह के। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? अमिताभ बच्चन है। पुराना करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? कौन सी रेखा फ्रांस जर्मनी के मध्य है? तो सिगफ्रीड लाइन फ्रांस और जर्मनी के मध्य। अन्य इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में बात करें, ये ध्यान रखना, फ्रांस जर्मनी सिगफ्रीड लाइन। बाकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी इंडिया चाइना के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत चाइना, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, 38 समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य है 38वीं समानांतर रेखा, 70वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य, 49वीं समानांतर जो आपके विकल्प में था कनाडा और यूएस के मध्य है। एक दोस्तों मैग्नॉट लाइन है, ये फ्रांस जर्मनी के मध्य मैग्नॉट लाइन भी है। हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। मार्जिनल लाइन रशिया और फिनलैंड के मध्य है। और मेडक्लिन, ये जो लाइन है मेडिसिन, ये यूएस और कनाडा के मध्य।
अब प्रमुख लाइन के बाद अगला सवाल जो आपको पूछा गया है, विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आपने यूरेनियम 235 का नाम सुना होगा, इंडस्ट्रीज वगैरह में काम में लिया जाता है, यूरेनियम ही आवश्यक है, ये जी सवाल था। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये भी उत्तर प्रदेश जीके का इजी सवाल है। नोएडा जो उत्तर प्रदेश के हैं गौतम बुद्ध नगर जिले में, किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? अब दिवस से यहाँ पर सवाल पूछा जाना था और विश्व डाक दिवस का पूछ लिया है। 9 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व डाक दिवस। कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर। अगला सवाल है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन है? यानी आपको पूछा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह है, लगातार 31 मई 2019 से कंटिन्यू अमित शाह ही है। एक और इजी सा सवाल देखेंगे आप, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, 1885 करेक्ट। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? पहला सिविल एविएशन जो एयरपोर्ट है वो जुहू एरोड्रोम नाम करके था, बॉम्बे मुंबई में जुहू एरोड्रोम बॉम्बे में 1928 में स्थापित हुआ भारत का पहला हवाई अड्डा, इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट लोकेटेड बॉम्बे, विकल्प बी करेक्ट है। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? यदि आपकी टर्नओवर टोटल यदि टर्नओवर 20 लाख से प्लस हो जाता है उस केस में आपका जीएसटी पंजीकरण आवश्यक है। सेवाओं के लिए, सर्विसेज के लिए 20 लाख है, गुड्स के लिए ये 40 लाख है। यदि आप कोई गुड्स सामान बेचते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 40 लाख से अधिक का आप कर लेते हो टर्नओवर, 20 लाख से अधिक का करते हो सर्विस के केस में। सर्विस यानी जो आपको डिजिटल पर पढ़ाते हैं वो तो एक सर्विस ही तो है ना, आप किसी का कोर्स लिया, आपने फी पेमेंट की तो आपको एक सर्विस मिली है, कोई वस्तु थोड़ी मिली है। बैंक में जाते हो वहाँ पर आपको सर्विस मिलती है, तो ये सर्विसेज पर 20 लाख से अधिक का यदि हो जाता है उनका टर्नओवर, उस केस में लागू होगा जीएसटी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका जो पूछा गया है साइबर वाला, साइबर सिक्योरिटी, किसमें दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियां का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर छवियों का उपयोग किया जा रहा है, इमेज को उपयोग करके यूजर का डाटा चोरी किया जा रहा है हैकर के द्वारा। इमेज कौन सी होगी? इमेज फिशिंग, फिशिंग में ही आपको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपकी जानकारी है वो चुराई जाती है। तो इमेज के द्वारा आपको कोई लिंक वगैरह, वो इमेज से ही आपके सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में वो एक वायरस वगैरह इंसर्ट कराएंगे, इमेज फिशिंग उसे कहेंगे। कैट फिशिंग है, कोई दूसरा बैठा है किसी दूसरे के नाम पर, आप फर्जी अकाउंट बना देते हो ना, एंजल प्रिया के नाम पर है तो कोई दूसरा ही नाम एंजल प्रिया, तो वो फॉल्स आइडेंटिटी है। और बाकी यहाँ पर एसएमएस के जरिए किसी का डाटा वगैरह चुराना, उनकी निजी जानकारी हासिल करना, एसएमएस के जरिए उसे स्मिशिंग कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? ये वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, अलग नेटवर्क से कनेक्ट हो जाना। आप बैठे तो इंडिया में लेकिन आप दूसरे नेटवर्क न्यूयॉर्क से कनेक्ट हो गए, मान लेते कि आप न्यूयॉर्क से कोई वेबसाइट सर्फिंग कर रहे हो, देख रहे हो। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी, गणराज्य की राजधानी आपको पूछा, तो क्रोएशिया की राजधानी है दोस्तों जाग्रेब। और ये जो डुब्रोवनिक है ना, ये भी एक क्रोएशिया की सिटी है, लेकिन राजधानी पूछा तो भी जाग्रेब हो जाएगा। एम्स्टर्डम ये नीदरलैंड की राजधानी है। मैक्सिको सिटी तो मैक्सिको की है ही है। नेक्स्ट आपको आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना, आप एक देश से दूसरे देश में कोई आतंकवाद संबंधित सूचना साझा करते हो तो आपको क्या है, ये अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। अधिकारियों को जो संभावित खतरा लगता है और पहले यदि सूचना शेयर हो जाती है उस केस में उनको डिटेक्ट करने में सहायता करता है, तो विकल्प सी करेक्ट होगा। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, भूटान को कहा जाता है थंडर ड्रैगन की भूमि। नेक्स्ट आपका एक बिल्कुल इजी सवाल है, डेली यूज़ करते हो, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, ट्विटर सोशल मीडिया है, फेसबुक है, गूगल नहीं है, ये सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रोफिकेशन है? यूट्रोफिकेशन है, इससे पहले भी एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, यानी जल को समृद्ध कर देना, किससे? पेड़ पौधे, उसके अंदर
जल के अंदर घास वगैरह, पेड़ पौधे, शैवाल वगैरह ज़्यादा हो गए, क्योंकि जल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दी है। कोई मानवीय गतिविधि हुई और जल में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया, और नाइट्रोजन पोषक का काम करता है, वहाँ पर शैवाल वगैरह, पेड़ पौधे ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, जल प्रदूषण है, यूट्रोफिकेशन। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पहली बार भारत में यदि डिमोनेटाइजेशन हुआ है ना, वो 1946 में हुआ। उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, वो थे दोस्तों यहाँ पर सी डी देशमुख। सी डी यानी चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे आरबीआई के गवर्नर 1946 में। 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ, उस समय उर्जित पटेल थे आरबीआई के गवर्नर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? डीपीएसपी का भाग 4 है, बाकी संघ का है भाग 5, भाग 2 आप सभी को पता है नागरिकता का है, भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र है, भाग 3 मौलिक अधिकार है। तो ये सभी टोटल 22 भाग आपको पते होने चाहिए। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ए लाइफ मिस स्पेंट, ये पुस्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, निराला जी की पुस्तक है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? स्काई ब्लू क्यों है, नीला क्यों है? क्योंकि नीला रंग बहुत ज़्यादा बिखरता है, जो रंग बिखरेगा वही आपके पास दिखाई देगा, पूरा आकाश नीला दिखाई देगा, क्योंकि नीले रंग की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। सूर्य का प्रकाश है ना, उसमें 7 कलर होते हैं, लेकिन नीले कलर का बिखराव ज़्यादा होता है। श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, तो नीलेपन का मुख्य कारण वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करना। श्वेत प्रकाश किसका है? ये सूर्य का। नेक्स्ट है रमन सुब्बाराव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हैं? रमन सुब्बाराव ये एक इंग्लिश क्रिकेटर है, इंग्लैंड के क्रिकेटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? प्रायद्वीपीय भारत की वैसे गंगा नदी 2525 किलोमीटर सबसे लंबी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की आपको पूछा ना, पेनिसुलर इंडिया, इसकी है गोदावरी नदी, जिसे आप दक्षिण गंगा कहते हो, 1465 किलोमीटर की है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। नेक्स्ट अपना एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? एनएचआरसी सभी को पता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसकी स्थापना है 1993 को हुई है, 12 अक्टूबर 1993 को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो कमीशन है, आयोग है, इसकी फुल फॉर्म है। वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? 1985 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था दोस्तों यूथ। अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात कर रहे हैं, महिला का कौन सा है, बच्चों का कौन सा, वो देख लेते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1972 का वर्ष है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ईयर है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण वर्ष है 1972। 1992 है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, सभी को पता। 2010 में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 को घोषित किया गया। 2015 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल्स, मृदा, सोइल्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मृदा का, मिट्टी का, 2015 में। उसके बाद हेल्थ और वेलबींग में आप देखेंगे इंटरनेशनल वुमन ईयर, महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कौन सा? 1975 है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। इंटरनेशनल यूथ जो आपको पूछा 1985 है, तो यूथ 85 है, 75 महिला है। उसके बाद 5 वर्ष और ऐड करेंगे, 1990 ईयर ऑफ लिटरेसी, साक्षरता वर्ष कौन सा है? साक्षरता का है 1990। कल्चर ऑफ पीस, शांति की जो कल्चर है वो 2000 है, इंटरनेशनल कल्चर ऑफ पीस। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट, सूक्ष्म जो ऋण है उनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2005 का है। अन्य देखेंगे, चाइल्ड का जो विकल्प दे रखा था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड 1978 है। 1975 में आपने महिला का देखा, 1985 में यूथ का देखा, लिटरेसी का 1990 में, चाइल्ड का 1978 में, डिसेबल्ड पर्सन जो आपको दे रखा था, डिसेबल्ड दिव्यांगों के लिए 1983 है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। वॉलेंटियर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1997 और कल्चर ऑफ पीस 2000, जो आपको बताएं 2000 कल्चर ऑफ पीस। तो ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। कोई अपराधी है, उनसे पूछताछ कर रहे हो, गहन पूछताछ की जा रही है, बिल्कुल डिटेल में उनका इंटरव्यू रिव्यू लिया जा रहा है। गहन और आगे की जांच और पूछताछ के लिए वहाँ पर आपको क्वालिटेटिव क्या है, अनुसंधान जो रिसर्च होगा ना, उसे कहेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का काम में लिया जाएगा, गुणात्मक अनुसंधान विधि काम में ली जाएगी। काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे हैं ये आरबीआई लिखा, आरबीआई नहीं लिखा, ये बीआरआई लिखा है। बीआरआई का फुल फॉर्म क्या है? बीआरआई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का ही पहल है, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव 2013 में इन्होंने लिया था, जारी किया, ये पहल है, लॉन्च की थी।
नेक्स्ट आपका एक और साइबर सिक्योरिटी से सवाल पूछ लिया है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन से बहुत से व्यक्ति जुड़े हैं, इनमें से किसी एक इंडिविजुअल पर अटैक कर दिया है जो किसी विशेष संगठन में काम करते हैं, तो यहाँ पर संगठन को सुरक्षा हो गया। विशिष्ट व्यक्ति जो संगठन में लॉगिन था, तो उस प्रकार से उस व्यक्ति के जरिए संगठन में प्रवेश किया जा रहा है, उसे कहेंगे दोस्तों स्पीयर फिशिंग है। एक विशिष्ट व्यक्ति जो संगठन में काम कर रहा है उस पर अटैक किया जा रहा है, फिशिंग की जा रही है, वो स्पीयर फिशिंग हो जाएगी। और स्पैमिंग है, अवांछित कोई मेल वगैरह मैसेज वगैरह भेजना है जो आपको ज़रूरत नहीं है, फालतू के परेशान करते, वो स्पैम है। साइबर स्टॉकिंग है, किसी को ऑनलाइन धमका देना, गाली गलौज कर देना, साइबर स्टॉकिंग है। स्निकिंग, गुप्त रूप से चोरी वगैरह कर देना ऑनलाइन, वो हो जाएगी आपकी स्निकिंग। स्निकिंग गुप्त रूप से कुछ करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से परेशान करना, धमकाना, साइबर स्टॉकिंग है। स्पीयर फिशिंग आपको बता दिया। स्पैमिंग आपके अवांछित मेल और ईमेल। नेक्स्ट यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? राष्ट्रीय कृषि नीति आई थी 2000 में, सन 2000 में, जुलाई में आई थी, जुलाई 2000 में आई थी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी पहली बार। अगला सवाल आपको पूछा है, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो यहाँ पर पहले जो था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, वो कब आया? 2006 में आया है। पहले था दोस्तों यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके स्थान पर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये 2006 में प्रतिस्थापित हुई है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर दो सवाल देखने को मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पर प्रथम व्यक्ति कौन है जो कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाई है? अप्रैल 2024 का करंट अफेयर है। इन व्यक्ति का नाम है दोस्तों रश कुक है। इन्होंने 352 दिन में 16,000 किलोमीटर 16 देशों से चलते हुए पूरे अफ्रीका को आर पार कर दिया इन्होंने। रश कुक इनका नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और करंट अफेयर का सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी जो IARI है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भारत में संरक्षित बासमती किस्में, बासमती जो चावल की किस्म है ना, वेराइटी, उसकी खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? कोई दूसरा देश है, भारत की किस्म है, उसको दूसरे नाम से वहां पर बेच रहा है, तो वो तो एक गलत हो गया ना, एक गलत प्रैक्टिस हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की डिमांड की है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वर्ली पेंट, वर्ली पेंट है दोस्तों महाराष्ट्र की, सभी को पता होना चाहिए, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पेंट है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? चिकनकारी है, एम्ब्रॉयडरी है, ये लखनऊ की प्रसिद्ध है, सभी को पता होना चाहिए। तो ये GI टैग वाले या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले आपको याद रखना चाहिए। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागर में अम्लीकरण का प्रमुख कारण है समुद्री जल में CO2 का बढ़ जाना। कार्बन डाइऑक्साइड है सी वाटर में ज़्यादा हो गई तो वहाँ पर अम्लीकरण का कारण यही है, एब्सॉर्प्शन ऑफ CO2 बाई सी वाटर। और इस प्रकार से ये 150 क्वेश्चंस में से 38 क्वेश्चन जो आपके GK GS के पूछे, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर के साथ, डिटेल के साथ अपन ने बात की है। कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी बता देना इन 38 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं, आपका एग्जाम हो गया, नहीं हुआ तो कब है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जल्द ही आप कहेंगे तो इसके अलावा हिंदी वगैरह का भी अपन एनालिसिस कर लेंगे डिटेल में, ताकि आने वाले सेट में काफ़ी फायदा आपको होने वाला है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते तो TTG के कूपन कोड यूज कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।